मैं एक प्रलय एपोकैलिप्स वाले गेम की दुनिया में पहुंच गया, जहां आखिर में सिर्फ एक ही विजेता बच सकता था। बाकी सभी खिलाड़ियों ने तरह तरह की अलौकिक शक्तियां, सुपर पावर चुनी, लेकिन मैंने चुना असीमित धन। सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनके हिसाब से प्रलय आने से पहले पैसे से ज़्यादा बेकार चीज़ कोई नहीं थी। उन्हें यह नहीं पता था कि इस दुनिया में असली खतरा ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि सुपर पावर वाले इंसान थे। गेम के सिस्टम ने घोषणा की, इस दुनिया में कुल 300 खिलाड़ी हैं। वास्तविक दुनिया में आप सभी मर चुके हैं। यदि दोबारा जीवित होना चाहते हैं तो इस प्रलय वाले गेम में अंत तक जीवित रहना होगा। अब कृपया अपना शुरुआती आइटम चुनें। मैंने सामने रखे आइटमों पर एक नज़र डाली। लगभग हर आइटम किसी न किसी सुपर पावर से जुड़ा था। बाकी खिलाड़ी पागलों की तरह उन्हें लूट रहे थे। सभी को डर था कि जरा सी देर हुई तो मनचाही शक्ति कोई और ले जाएगा। टेलीकिनेसिस, हवा के ब्लेड, टेलीपोर्टेशन, हीलिंग, एक एक करके सारे आइटम खत्म होते जा रहे थे। मैं आखिरी पेज तक पहुंचा। सबसे नीचे रखी एक सोने की मुद्रा पर मेरी नज़र पड़ी। उस पर लिखा था असीमित धन। मैंने बिना एक पल गंवाए वो सिक्का उठा लिया। मेरे साथ इस दुनिया में वही लोग भी आए थे जो बस हादसे में मेरे साथ मरे थे। हमारे क्लास मॉनिटर कोई यिंगरुई ने मानसिक नियंत्रण, माइंड कंट्रोल की शक्ति चुनी। मुझे सोने का सिक्का उठाते देखकर वो हंस पड़ा। तू तो हद का पैसों का लालची निकला। दुनिया खत्म होने वाली है, अब पैसे का क्या करेगा? मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसकी नज़र लियू रुयान पर गई। उसने चुना था प्रेम प्राप्त करने की शक्ति। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं इंसानों का ही नहीं, ज़ॉम्बियों का भी प्यार पा सकती हूँ। जब तक सच्चा प्यार मेरे साथ है मैं कभी नहीं मरूंगी। जब सारे आइटम बांट दिए गए तब सिस्टम फिर बोला, आप सभी को अपनी शक्तियों का अभ्यास करने के लिए 1 वर्ष दिया जाता है। ठीक 1 साल बाद प्रलय शुरू होगा। ध्यान रहे, इस खेल में केवल एक ही विजेता होगा। केवल आखिरी तक जीवित रहने वाला खिलाड़ी ही इनाम पाएगा। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। इस खेल में कोई दोस्त नहीं था, हर कोई दूसरे का दुश्मन था। मैं बिना समय गंवाए वहां से निकल गया और अपनी प्रलय से बचने की योजना शुरू कर दी। दुनिया का नक्शा खंगालते खंगालते आखिरकार मुझे प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा निर्जन द्वीप मिल गया। आकार बिल्कुल सही था। चारों तरफ समुद्र, जमीन, स्थिर और एक बड़ा समतल इलाका। एयरपोर्ट बनाने के लिए आदर्श जगह। मैंने तुरंत भारी रकम देकर वो द्वीप खरीद लिया और उसका नाम रखा फ्यूचर आइलैंड। दुनिया को मैंने बताया कि मैं वहाँ एक पर्यटन परियोजना विकसित कर रहा हूँ। मैंने 10 विशाल क्रूज जहाज़ खरीद लिए और एनपीसी कंपनियों के साथ निर्माण का अनुबंध कर लिया। लेकिन असली लोकेशन किसी को नहीं बताई। सभी से गोपनीयता समझौता कराया गया। मजदूर दिन रात काम करते रहे। द्वीप की लोकेशन किसी को पता न चले, इसलिए मैंने पहले ही सिग्नल जैमर लगा दिए और सभी कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन अस्थायी रूप से जब्त कर लिए। ज़मीन के ऊपर जो किले बनाए गए थे वे सिर्फ दिखावा थे। असल शरणस्थली ज़मीन के नीचे थी। वो भूमिगत किला परमाणु बम और जैविक हथियारों का हमला भी झेल सकता था। यहाँ तक कि अगर कोई बेहद शक्तिशाली ज़ॉम्बी भी आ जाए तो भी वो 5 मीटर मोटी इस्पात की दीवार नहीं तोड़ सकता था। ऊर्जा की समस्या से निपटने के लिए मैंने द्वीप पर पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगवा दिए। आपात स्थिति के लिए मैंने 1 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर भी जमा कर लिए। पूरा भूमिगत बंकर 12 अलग अलग सेक्शन में बनाया गया। अगर 1-2 हिस्से नष्ट भी हो जाएं तो बाकी हिस्से काम करते रहें। 3 सेक्शन पूरी तरह स्वचालित खेती और पशुपालन के लिए बनाए गए थे, जहां सब्जियां उगाई जा सकती थीं, मछलियां और मुर्गियां पाली जा सकती थीं। 2 सेक्शन में 10 साल तक चलने लायक खाना, दवाइयां और रोज़मर्रा का सामान भरा हुआ था। बाकी हिस्सों में बेडरूम, रसोई, डाइनिंग हॉल, मनोरंजन कक्ष, जिम, बाथरूम और मेडिकल रूम जैसी सारी सुविधाएं मौजूद थीं। जब भी किसी एनपीसी को मेरे निर्माण कार्य पर शक होता, मैं बस पैसे खर्च कर देता और वे तुरंत चुप हो जाते। पैसा जितना चाहें उड़ाओ। 1 साल पलक झपकते ही बीत गया। आखिरकार प्रलय आ पहुंचा। जिन खिलाड़ियों ने अपनी शक्तियों को चरम स्तर तक पहुंचा दिया था वे सभी जोश से भरे हुए थे। गेम स्क्रीन पर सभी 300 खिलाड़ियों के नाम और नंबर दिखाई देने लगे। मैं था नंबर 99, कोई यिंगरुई था नंबर 100 और लियू रुयान थी नंबर 101। सिस्टम की आवाज़ गूंजी, ध्यान दें, प्रलय शुरू हो चुका है। ये खेल तब तक जारी रहेगा जब तक केवल एक खिलाड़ी जीवित नहीं बचता। लेकिन किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि प्रलय की शुरुआत ज़ॉम्बियों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डुबो देने वाली मूसलाधार बारिश से होगी। उत्तर से दक्षिण तक
लगातार कई दिनों तक हुई भीषण बारिश ने पूरी दुनिया को महाप्रलय जैसी बाढ़ में डुबो दिया, मानो पौराणिक काल का जल प्रलय फिर से लौट आया हो। हालांकि फ्यूचर आइलैंड पर भी बारिश हुई, लेकिन द्वीप छोटा होने के कारण 2 दिन बाद ही बादल आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ बाकी खिलाड़ी पूरी तरह सन्न रह गए। सिस्टम, ऐसी बाढ़ में हमारी सुपर पावर किस काम की? हाँ, ये तो सरासर धोखा है। सिस्टम, तुमने तो नियम बदल दिए। सिस्टम ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्या मैंने कभी कहा था कि प्रलय की शुरुआत ज़ॉम्बी वायरस से ही होगी? पूरा चैट रूम एकदम शांत हो गया। सिर्फ मैं पहले से तैयार था। जब हम इस दुनिया में आए थे तब किसी के पास एक भी पैसा नहीं था। पूरा साल बाकी खिलाड़ी अपनी शक्तियां बढ़ाने के साथ साथ किसी तरह पैसा कमाने में लगे रहे। मुश्किल से थोड़ा बहुत राशन जमा कर पाए। कुछ खिलाड़ियों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों में किया और बड़ी मुश्किल से एक विला खरीद कर उसके बेसमेंट में शरणस्थली बना ली। लेकिन सबसे पहले पानी में डूबा, वही बेसमेंट। उधर मैं आराम से अपने बंकर में बैठा था, एक हाथ में गर्मा गर्म खाना, दूसरे हाथ में लाइव स्ट्रीम। स्क्रीन पर एक स्ट्रीमर खिड़की के पर्दे के पीछे छिपकर सामने वाली इमारत की रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो फुसफुसाया, दोस्तों, ये कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है और ना ही कोई कॉस्प्ले। ये सचमुच एक सुपर पावर वाला इंसान है। पहले ये हमारे सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड था, अब अपनी आग की शक्ति से दरवाजे तोड़कर लूटपाट कर रहा है। ये आज 10वां घर लूट चुका है। उसकी आग वाली शक्ति ने जल्द ही पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कई स्पेशल फोर्स की टीमें रेस्क्यू बोट लेकर पहुंची और पूरी इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। स्ट्रीमर घबराकर बोला, दोस्तों, मैं पहली बार असली गोलीबारी देख रहा हूं। उसकी आग इतनी भयानक है कि लोहे का दरवाजा भी पल भर में पिघल गया। स्पेशल फोर्स इमारत के अंदर घुस गई। कुछ ही पलों में चारों ओर गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। आग के धमाकों से खिड़कियां एक एक करके टूटने लगीं। पूरी इमारत विस्फोटों से कांप उठी। अचानक एक आदमी ऊपर की मंजिल से नीचे गिरा और सीधे बाढ़ के पानी में जा समाया। कुछ ही देर बाद गेम की सार्वजनिक सूची में एक खिलाड़ी का नाम धूसर ग्रे हो गया। इसका मतलब था वो खिलाड़ी मर चुका था। उसी समय कोई यिंगरुई ने फिर मुझे निजी संदेश भेजा, लेकिन मैंने उसे फिर भी नज़रअंदाज कर दिया। मैं अच्छी तरह जानता था, अगर मैं उसके साथ गठबंधन कर भी लेता तो आखिर में जब सिर्फ हम दोनों बचते, वो अपनी मानसिक नियंत्रण की शक्ति से मुझे मार डालता। क्या उसने मेरी बुद्धि को कम आंका था या अपनी बुद्धि को ज़रूरत से ज़्यादा? समय बीतता गया। पानी खत्म, बिजली खत्म, खाना खत्म। लगातार 3 महीने चली बाढ़ ने आम लोगों की सारी उम्मीदें तोड़ दी। आखिरकार लोगों ने लूटपाट, आगजनी और हिंसा शुरू कर दी। कई खिलाड़ी भी उसी भीड़ में शामिल हो गए ताकि किसी तरह जीवित रह सकें। लेकिन सुपर पावर छिपाए नहीं छिपती। जल्द ही सरकार को उनके अस्तित्व का पता चल गया। ऊपर से आदेश जारी हुआ, जिस किसी के पास असाधारण शक्ति हो उसे पकड़कर रिसर्च इंस्टीट्यूट भेज दिया जाए। जब पूरी दुनिया नरक बन चुकी थी, मैं उसी समय अपने द्वीप पे आराम से धूप सेंक रहा था। कभी सब्जियों की खेती देखता, कभी पनडुब्बी और विमान की जांच करता। फ्यूचर आइलैंड मानो धरती पे बचा हुआ आखिरी स्वर्ग था। लेकिन यह सुकून ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। आखिरकार किसी ने मेरा राज बेच दिया। अचानक विश्व चैट में एक गुमनाम संदेश दिखाई दिया। 99 नंबर खिलाड़ी दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। प्रलय आने से पहले उसने ज़रूर कई शरणस्थल बनाए होंगे। अगर हम उसे ढूंढ लें तो हम सब बच सकते हैं। बस ये संदेश आते ही पूरा विश्व चैट फट पड़ा। 99 नंबर दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके पास इतने संसाधन हैं, तो उन्हें अकेले रखने का क्या हक है? ऐसे खिलाड़ियों को खत्म कर देना चाहिए। जल्दी उसे ढूंढो। मैं हल्का सा मुस्कुराया और चैट में टाइप किया, सब लोग शांत हो जाइए। हाँ, मैं ही 99 नंबर खिलाड़ी हूँ। अगर आप लोगों को शरणस्थल चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही किसी ने गुस्से में लिख दिया, बकवास बंद कर। अगर तू नहीं बताएगा तो हम तुझे ढूंढ निकालेंगे, तेरे सारे संसाधन छीन लेंगे और तुझे मार डालेंगे। मैं मुस्कुराता रहा। फिर मैंने अगला संदेश भेजा, मैंने सिर्फ 4 देशों में शरणस्थल बनाए हैं, हुआशिया चीन, अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, और हर शरणस्थल में अधिकतम 20 लोग ही रह सकते हैं। मैंने विश्व मानचित्र पर उन 4 जगहों को चिन्हित कर दिया। फिर लिखा, लेकिन तुम लोग तो 200 से भी ज़्यादा हो, सभी को जगह मिलना नामुमकिन है। मैं तुम्हें पासवर्ड दे देता हूँ, जो पहले पहुँचेगा वही अंदर जा सकेगा। बस मुझे ढूंढ कर मत मारना। जैसे ही मैंने पासवर्ड भेजा, पूरा विश्व चैट पागल हो उठा। एक ही रात में तेज़ रफ्तार वाली शक्तियाँ रखने वाले कई खिलाड़ी
उन शरणस्थलों तक पहुंच गए। वे सभी ऊंचाई पर बने थे, इसलिए बाढ़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गए, मानो स्वर्ग मिल गया हो। 58 नंबर खिलाड़ी ने तो वहीं से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। वो उत्साह से बोला, वाह, इतना शानदार शरणस्थल, अमीर होना सच में कमाल की बात है। अंदर लोग आराम से स्टेक और भेड़ का मांस खा रहे थे, महंगी रेड वाइन पी रहे थे, टेबल पर तरह तरह के शानदार व्यंजन सजे थे। उस समय तक शरणस्थल के अंदर 12 खिलाड़ी पहुंच चुके थे। उन्होंने आपस में फैसला किया, बस अब दरवाज़ा बंद कर दो, बाकी किसी को अंदर मत आने देना। उधर जो खिलाड़ी अभी रास्ते में थे, उन्होंने लाइव स्ट्रीम देख ली। उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। वे गालियां देते हुए शरणस्थल की ओर दौड़ पड़े। उनके लिए या तो बाढ़ में डूबकर मरना था या भूख से, इसलिए यही शरणस्थल उनकी आखिरी उम्मीद था। वे दरवाजे पर पहुंचकर चीखने लगे, कृपया दरवाज़ा खोलो, हमें भी अंदर आने दो। लेकिन अंदर मौजूद खिलाड़ियों ने पहले ही मुख्य द्वार को पूरी तरह लॉक कर दिया था। बाहर वाले चाहे जितना दरवाज़ा पीटते, दीवारें तोड़ने की कोशिश करते, यहाँ तक कि अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल भी करते, फिर भी उस मजबूत दरवाजे को ज़रा भी हिला नहीं सके। उधर अंदर सभी लोग जीत का जश्न मना रहे थे। तभी मैंने विश्व चैट में एक संदेश भेजा, अरे शरणस्थल की क्षमता तो 20 लोगों की थी ना, अभी तो सिर्फ 12 लोग ही अंदर हैं, मतलब अब भी 8 जगह खाली हैं। वैसे मेरे पास एक आपातकालीन ओवरराइड पासवर्ड भी है। मुख्य दरवाज़ा बंद होने के बाद भी उससे अंदर जाया जा सकता है। छिपा हुआ प्रवेश द्वार दक्षिण पूर्व दिशा में है। दीवार के नीचे लगी उभरी हुई नक्काशीदार ईंट को घुमा देना, गुप्त दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। मेरे इतना कहते ही बाहर खड़े सभी खिलाड़ी पूरी ताकत से उस दिशा में दौड़ पड़े। जैसे ही खिलाड़ियों ने नक्काशीदार ईंट घुमाई, पुरानी पत्थर की दीवार में सचमुच एक गुप्त दरवाज़ा खुल गया। सभी खिलाड़ी पागलों की तरह उसकी ओर टूट पड़े। आखिरी 8 जगहों के लिए हर कोई अपनी जान लगाकर दौड़ रहा था। उन्हें डर था कि अगर एक पल भी देर हुई तो हमेशा के लिए बाहर रह जाएंगे। भीड़ में एक दुबली पतली लड़की सबसे पीछे छूट गई। अचानक उसकी बाहों से अनगिनत बेलें निकलने लगीं। वे सांपों की तरह आगे दौड़ते खिलाड़ियों की ओर लपकीं और एक ही झटके में कई लोगों को गिरा दिया। लेकिन एक खिलाड़ी के पास विंड ब्लेड हवा की धार की शक्ति थी। उसने तुरंत अपने पैरों में लिपटी बेलों को काट डाला। अगले ही पल उसने पलटकर एक तेज हवा की धार चलाई और उस लड़की का सिर धड़ से अलग हो गया। एक एक करके खिलाड़ी शरणस्थल के बाहर गिरते चले गए। जीवित रहने की चाह ने उनके भीतर बची इंसानियत की आखिरी परत भी नोचकर फेंक दी। तभी मुझे समझ आया, सिस्टम ने ये सुपर पावर ज़ॉम्बियों से लड़ने के लिए नहीं दी थी। इनका असली मकसद था खिलाड़ियों को एक दूसरे का कत्ल करवाना। उधर गेम स्क्रीन पर मृत खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। मैंने विश्व चैट में लिखा, मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, मैंने तुम्हारे कई प्रतियोगी कम कर दिए। इसी दौरान शरणस्थल पूरी तरह भर चुका था। मुख्य दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बाहर खून की नदियां बह रही थीं। जो अंदर नहीं पहुंच पाए वे आखिरी सांस तक संघर्ष कर रहे थे और अंदर खिलाड़ी अब भी जश्न मना रहे थे। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनका अंत अब बस कुछ ही क्षण दूर है। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, समय हो गया। विश्व चैट में कोई यिंगरुई का घबराया हुआ संदेश आया। क्या? रुको, कहीं तुम उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धड़ाम! चारों शरणस्थलों के नीचे पहले से दबाकर रखे गए 1,000 टन विस्फोटक एक साथ फट पड़े। भयानक धमाके से पूरा इलाका कांप उठा। कुछ ही सेकंड में चारों शरणस्थल मलबे में बदल गए। विस्फोट खत्म होने के बाद गेम स्क्रीन पर खिलाड़ियों की संख्या अचानक गिर गई। एक ही पल में 116 खिलाड़ी मारे जा चुके थे। अब सिर्फ 91 खिलाड़ी बचे थे। काफ़ी देर बाद कोई यिंगरुई ने मुझे निजी संदेश भेजा, मैंने तुम्हें बहुत हल्के में लिया था। मैंने जवाब दिया, असल में मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम लोगों को शरणस्थलों तक पहुंचने के लिए नहीं उकसाते तो इतने सारे खिलाड़ियों को एक ही जगह इकट्ठा करना कभी संभव नहीं होता। अब वे सभी खिलाड़ी खत्म हो चुके हैं जो बिना जहाज या विमान के किसी तरह फ्यूचर आइलैंड तक पहुंच सकते थे। मैंने 1 साल पहले ही तय कर लिया था कि इन सब का अंत एक ही वार में करना है। वे शरणस्थल दरअसल उनकी कब्रें थीं। उसी समय सिस्टम की ओर से मेरे लिए एक नया संदेश आया, बधाई हो, आपने अब तक सबसे अधिक खिलाड़ियों का सफाया किया है। आपको एक अतिरिक्त पुरस्कार दिया जाता है। आशा है कि आगे भी आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। ये इनाम देखकर मैं मुस्कुरा उठा। यही इस दुनिया का असली नियम था।
कमज़ोर हमेशा ताकतवर का शिकार बनता है। 4 महीने बाद आखिरकार बाढ़ का पानी उतरने लगा। डूबी हुई धरती फिर से दिखाई देने लगी। सूरज दोबारा निकला और उसकी किरणें उजड़ी हुई दुनिया पर फैल गईं। बचे हुए लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा आखिरकार ये आपदा खत्म हो गई। लेकिन तभी सिस्टम की आवाज़ फिर गूंजी, बधाई हो! 101 खिलाड़ियों ने पहला चरण, महाप्रलय की बाढ़, पार कर लिया है। अब शुरू होता है अगला चरण, ज़ॉम्बी प्रलय। सिस्टम की घोषणा सुनते ही कई खिलाड़ियों का हौसला टूट गया। एक खिलाड़ी चीख पड़ा, क्या? पिछली बार तो तुमने कहा था कि ज़ॉम्बी नहीं होंगे। सिस्टम ने शांत स्वर में जवाब दिया, ध्यान से याद करो, मैंने कभी नहीं कहा था कि इस दुनिया में ज़ॉम्बी नहीं होंगे। ये सुनकर कई खिलाड़ी चुप हो गए। कुछ लोग उल्टा उत्साहित हो उठे, ज़ॉम्बी तो हमारे लिए अच्छी खबर है, आखिरकार अब हमारी सुपर पावर काम आएगी। अब हमारी बारी है। लेकिन लियू रुयान ने मुझे निजी संदेश भेजा, मूर्खों का झुंड। उसने आगे लिखा, तुम्हारे पास कोई सुपर पावर नहीं है। ज़ॉम्बी प्रलय में तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। अगर तुम मुझे थोड़ा सा राशन दे दो और अपना ठिकाना बता दो तो मैं खुद तुम्हारी रक्षा करने आ जाऊंगी। मेरी शक्ति को कम मत समझना। मैं बाढ़ से सिर्फ इसी शक्ति की वजह से बची हूं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि वो कैसे बची थी। उसने अपनी प्रेम प्राप्त करने वाली शक्ति का इस्तेमाल करके पड़ोसियों को अपने वश में कर लिया था। उनसे उनका सारा राशन ले लिया। जब बचाव दल आया तो सबसे पहले उसी को बचाया गया। पूरे रास्ते वो लोगों का प्यार और देखभाल लूटती रही, दूसरों के हिस्से के जीने के मौके छीनती रही, और उसे इसमें ज़रा भी शर्म नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया, माफ़ करना, मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक और बात साफ थी, लियू रुयान को पहले से पता था कि मैं ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। ये महज संयोग नहीं हो सकता था। इसी बीच ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही दुनिया के सारे विमान और जहाज़ नष्ट करवा दिए थे, इसलिए प्रशांत महासागर के द्वीपों और अंटार्कटिका तक वायरस नहीं पहुंच सका। दुनिया अभी बाढ़ की तबाही से उबरी भी नहीं थी कि ज़ॉम्बी संकट ने पूरी मानव सभ्यता को घुटनों पर ला दिया। शुरुआती ज़ॉम्बियों से निपटना मुश्किल नहीं था, लेकिन वायरस की फैलने की गति बेहद भयानक थी। लगातार संक्रमण के बाद ज़ॉम्बियों में म्यूटेशन शुरू हो गया। जैसा मैंने पहले ही अनुमान लगाया था, कुछ ज़ॉम्बियों में बुद्धि विकसित हो गई, कुछ के पास तो सुपर पावर भी आ गई। क्योंकि जो भी ज़ॉम्बी किसी सुपर पावर वाले इंसान का मांस खा लेता, उसे उसकी शक्ति भी मिल जाती। धरती पर संचार व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी थी। एनपीसी अब सिर्फ रेडियो के सहारे एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे थे। लेकिन मुझे उस पुराने तरीके की ज़रूरत ही नहीं थी। आसमान में मौजूद मेरी 6122 उपग्रहों सैटेलाइट्स की बदौलत मैं पूरी पृथ्वी पर हर गतिविधि पर नज़र रख सकता था। गेम स्क्रीन पर खिलाड़ियों की संख्या लगातार घट रही थी। धीरे धीरे केवल 30 खिलाड़ी ही जीवित बचे। आज नए साल की पूर्व संध्या थी, लेकिन पूरी दुनिया में किसी के पास जश्न मनाने की फुर्सत नहीं थी। सिर्फ मैं अपवाद था। मैं आराम से नए साल का शानदार भोजन कर रहा था। साथ ही टीवी पर प्रलय से पहले प्रसारित हुआ आखिरी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला देख रहा था। इतने आराम के बावजूद मेरे दिल में एक टीस उठी। असल दुनिया में मैं मर चुका था। माँ पापा मेरी मौत से कितने दुखी होंगे। चाहे इस प्रलय में मेरी ज़िंदगी कितनी भी आरामदायक क्यों ना हो, वो अपने घर की गर्माहट की बराबरी कभी नहीं कर सकती। मुझे वापस जाना ही होगा। मुझे इस खेल का अकेला विजेता बनना ही होगा। मैंने अपने नए साल के खाने की एक तस्वीर खींची और उसे सीधे कोई यिंगरुई को भेज दिया। सिर्फ 1 मिनट बाद उसने वही तस्वीर विश्व चैट में पोस्ट कर दी। मैं आसानी से कल्पना कर सकता था बाकी खिलाड़ियों का गुस्सा किस हद तक पहुंचा होगा। विश्व चैट गालियों और गुस्से भरे संदेशों से भर गया। मैंने चैट बंद की और अपना कंप्यूटर खोल लिया। स्क्रीन पर उन 30 बचे हुए खिलाड़ियों की पूरी जानकारी मौजूद थी। उन्हें शायद कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि प्रलय शुरू होने से बहुत पहले ही मैंने दुनिया भर में अपने जासूस फैला दिए थे। मेरे भाड़े के सैनिक हर खिलाड़ी पर नज़र रख रहे थे। उनकी ताकत, उनकी कमज़ोरियाँ, सब कुछ मुझे पता था। प्रलय आने के बाद मेरे पहले से जमा किए गए संसाधनों की वजह से वे सभी जिंदा बचे रहे, और बदले में वे आज भी मेरे लिए काम कर रहे थे। आखिर पैसा सब कुछ करवा सकता है। प्रलय की दुनिया में सबसे कीमती मुद्रा अब संसाधन थे, और अब पूरी दुनिया 3 बड़ी ताकतों में बांट चुकी थी। अब दुनिया में केवल 3 बड़ी शक्तियां बची थीं। पहली शक्ति
सेना। उनके पास विशाल हथियारों का भंडार था और कई सुरक्षित सैन्य ठिकाने थे। उनका नेता बन चुका था कोई यिंगरुई। उसने अपनी मानसिक नियंत्रण की शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी सेना की कमान अपने हाथ में ले ली थी। दूसरी शक्ति, ज़ॉम्बी। उनके बीच अब एक ज़ॉम्बी सम्राट पैदा हो चुका था। वो हर उस ज़ॉम्बी और खिलाड़ी को मार कर खा जाता जिसके पास कोई विशेष शक्ति होती। उनकी शक्तियाँ उसकी अपनी बन जाती और उसके सबसे करीब खड़ी थी लियू रुयान। वो अब ज़ॉम्बी सम्राट की सबसे प्रिय साथी बन चुकी थी। तीसरी शक्ति, माफिया संगठन। प्रलय आने से पहले ही 128 नंबर खिलाड़ी दुनिया के सबसे खतरनाक और अराजक देश में पहुंच चुका था। अपनी सुपर पावर की मदद से उसने पूरे अंडरवर्ल्ड को अपने अधीन कर लिया। उसके नेतृत्व में माफिया लगातार आम लोगों को लूट कर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। बाकी बचे हुए 26 खिलाड़ी इन्हीं 3 शक्तियों में बैठ चुके थे। 128 नंबर की शक्ति थी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी पर नियंत्रण। एक के बाद एक की लड़ाई में लगभग कोई भी खिलाड़ी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन तीनों गुटों में सबसे कमज़ोर ताकत फिर भी माफिया की ही थी। मैंने मेज़ पे रखी कलम उठाई और धीरे से 128 नंबर खिलाड़ी की तस्वीर पर थपथपाया। बस अगला मोहरा यही होगा। तभी लियू रुयान का एक और निजी संदेश आया। तुम मुझे ठुकराने की कीमत जिंदगी भर चुकाओगे। उसने साथ में एक तस्वीर भी भेजी। तस्वीर में वो ज़ॉम्बी सम्राट की बाहों में मुस्कुरा रही थी। जितनी ज़्यादा शक्तियाँ ज़ॉम्बी सम्राट निगलता जा रहा था, उतना ही उसका चेहरा इंसानों जैसा होता जा रहा था। लेकिन उसकी लाल सुर्ख आंखें और बर्फ़ जैसी सफ़ेद त्वचा उसे देखकर अब भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसी समय पूरी पृथ्वी पर भीषण अत्यधिक ठंड, एक्सट्रीम कोल्ड का दौर शुरू हो गया। यहाँ तक कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित फ्यूचर आइलैंड भी इसकी चपेट में आ गया। वैसे भी इस प्रलय वाले गेम में प्राकृतिक नियमों का कोई खास मतलब नहीं था। कुछ ही दिनों में भयंकर बर्फीले तूफान ने पूरे द्वीप को ढक लिया। सबसे पहले आसमान में लगी मेरी विद्युत सुरक्षा जाली टूट गई। तेज बर्फबारी से पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र भी लगभग नष्ट हो गए। सौभाग्य से भूमिगत बंकर का बैकअप परमाणु ऊर्जा संयंत्र अब भी पूरी तरह चालू था। सबसे पहले संकट में आया माफिया संगठन। वे पहले ही आम लोगों का लगभग सारा राशन लूट चुके थे। अब उनके अपने ही लोगों में लड़ाई शुरू हो गई। आंतरिक संघर्ष बढ़ते गए और एक एक करके कई सुपर पावर वाले खिलाड़ी मरने लगे। मैंने तुरंत विश्व चैट के निजी संदेश में 128 नंबर खिलाड़ी से संपर्क किया। 128 नंबर, क्या हम दोनों एक समझौता करें? मैंने तुम्हारे इलाके में बहुत सी जगहों पे संसाधन छिपा कर रखे हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढ लो तो तुम्हारे लोग जिंदा रह सकते हैं। कुछ ही देर में उसका जवाब आया। तुम्हें बदले में क्या चाहिए और मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? मैंने शांत स्वर में लिखा, मुझे चाहिए ज़ॉम्बी सम्राट की मौत। मेरी वैज्ञानिक टीम ने ज़ॉम्बी वायरस की एक दवा तैयार कर ली है। बस उसे ज़ॉम्बियों पे छिड़क दो, वे तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन तुम जानते हो मेरी लड़ने की क्षमता बहुत कम है। बाकी बचे हुए खिलाड़ियों में सिर्फ तुम ही इतने ताकतवर हो कि ये काम कर सको। हम इंसान इस भीषण ठंड से मर सकते हैं, लेकिन ज़ॉम्बियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। जितनी देर होगी उनके जीतने की संभावना उतनी बढ़ती जाएगी। मेरे पास चाहे जितने भी संसाधन हो, एक दिन वे भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर ज़ॉम्बी सम्राट जीवित रहा तो उसके साथ मौजूद 101 नंबर खिलाड़ी लियू रुयान ही आखिर में विजेता बनेगी। उसके बिना कोई भी खिलाड़ी ज़ॉम्बी सम्राट को नहीं मार सकता। मेरे पास दवा है, तुम्हारे पास शक्ति। आओ मिलके ज़ॉम्बी सम्राट का अंत करते हैं। मेरे प्रस्ताव ने 128 नंबर खिलाड़ी को सोचने पे मजबूर कर दिया। उसके लिए यह सौदा फ़ायदेमंद था। अगर आखिर में सिर्फ मैं और वो बचते तो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुझे मारना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। उसकी नज़र में मैं इस खेल का सबसे कमज़ोर खिलाड़ी था। इसीलिए मेरे साथ गठबंधन करना उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। एक बर्फीली रात सैकड़ों ड्रोन ज़ॉम्बी विरोधी दवा लेकर ज़ॉम्बियों के अड्डे की ओर उड़ चले। उसी समय ज़ॉम्बी सम्राट अपनी बाहों में लियू रुयान को लेकर सो रहा था। उसकी सुनने की क्षमता बेहद तेज थी। हल्की सी आहट मिलते ही वो तुरंत जाग गया। वो धीरे से बिस्तर से उठा और जाते जाते लियू रुयान पर कंबल भी ओढ़ा गया। कमरे में जलती हुई आग, गर्माहट, सब कुछ सिर्फ उसी के लिए था। अगले ही पल आसमान से दवा की बारिश होने लगी। बर्फ के साथ मिलकर वो दवा पूरे इलाके में फैल गई। जिस भी ज़ॉम्बी पर उसकी एक बूंद गिरी, वो दर्द से चीखने लगा। कुछ ही क्षणों में
उनके शरीर पिघलकर खून के ढेर में बदल गए। ये देखकर ज़ॉम्बी सम्राट आग बबूला हो उठा। वो एक छलांग में आसमान तक पहुंच गया। उसकी हथेलियों से कई प्रकाश किरणें निकली और दर्जनों ड्रोन हवा में ही चकनाचूर हो गए। उसी समय 128 नंबर खिलाड़ी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल किया। एक पल में ज़ॉम्बी सम्राट ज़मीन पर बुरी तरह दब गया। उसका पूरा शरीर मानो हजारों टन वजन के नीचे कुचल गया हो। वो अपना हाथ तक नहीं उठा पा रहा था। मौका देखकर कई खिलाड़ी उस पर टूट पड़े। तभी ज़ॉम्बी सम्राट ने गले से एक भयानक गर्जना निकाली। अंधेरे में छिपे ज़ॉम्बी जंगली बंदरों की तरह खिलाड़ियों पर टूट पड़े। उन्होंने कई खिलाड़ियों की गर्दनें एक ही काट में चबा डाली। ये देखकर 128 नंबर ने फिर अपनी शक्ति का प्रयोग किया। पास की ऊंची इमारतें गुरुत्वाकर्षण के दबाव से टूटकर गिरने लगीं। विशाल पत्थरों और मलबे ने सैकड़ों ज़ॉम्बियों को दबा दिया। ज़ॉम्बी सम्राट भी उसी मलबे के नीचे दफन हो गया। बालकनी पर खड़ी लियू रुयान ये सब देख रही थी। बर्फीली हवा उसके बाल उड़ा रही थी। उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। 128 नंबर ने बस अपनी उंगली हिलाई और उसके पैरों के नीचे की बालकनी टूट गई। लियू रुयान सीधे नीचे गिरने लगी। लेकिन उसी निर्णायक क्षण मलबे के ढेर से ज़ॉम्बी सम्राट बिजली की तरह बाहर निकला। उसने हवा में ही लियू रुयान को अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसी समय उसके हाथ से अनगिनत खून जैसी लाल पतली डोरियां निकली। वे सीधी जाकर 128 नंबर खिलाड़ी के शरीर से लिपट गईं। 128 नंबर का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ज़ॉम्बी सम्राट के पास ऐसी शक्ति भी है। ज़ॉम्बी सम्राट ने हल्का सा हाथ खींचा और अगले ही पल 128 नंबर का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। लेकिन ज़ॉम्बी सम्राट ने एक बड़ी गलती कर दी। 128 नंबर ने पहले ही अपने पूरे शरीर पर ज़ॉम्बी विरोधी दवा के पैकेट बांध रखे थे। जैसे ही उसका शरीर कटा, सारे पैकेट फट गए। दवा तेज हवा के साथ चारों ओर फैल गई। लियू रुयान उसकी बाहों में चीख उठी। उसने अपनी आंखों के सामने ज़ॉम्बी सम्राट के शरीर को धीरे धीरे पिघलते देखा। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही क्षणों बाद वो भी खून के एक ढेर में बदल गया। पूरा ज़ॉम्बी साम्राज्य एक ही पल में ख़त्म हो गया। लियू रुयान बुरी तरह घबरा चुकी थी। उसे लग रहा था मानो वो नरक के बीच खड़ी हो। वो लड़खड़ाते कदमों से भागने लगी, लेकिन जल्द ही वो बर्फ से ढके एक गहरे गड्ढे में गिर गई। उसका सिर जोर से टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था। विश्व चैट पर एक साथ 12 खिलाड़ियों के नाम धूसर हो गए। मैंने अपनी नोटबुक खोली और उन सभी के नंबरों पर एक एक करके निशान लगा दिया। अब मेरे सामने केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी बचा था, कोई यिंगरुई। अब इस खेल में मेरा आखिरी दुश्मन सिर्फ कोई यिंगरुई बचा था। वो इस खेल को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता था। उसने विश्व चैट में मुझे संदेश भेजा। मुझे शुरू से पता था कि तुम्हारे पास भाड़े के सैनिक हैं, लेकिन वे मेरी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारे पास सिर्फ पैसा है, जबकि मेरे पास मिसाइलें हैं, विमानवाहक पोत हैं और लड़ाकू विमान हैं। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। मैंने जवाब में सिर्फ एक मिडिल फिंगर भेज दिया। मैं उसकी शक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी पहले से जानता था। उसकी मानसिक नियंत्रण वाली शक्ति तभी काम करती थी जब वो सामने वाले के आमने सामने होता। जब तक मैं अपने भूमिगत बंकर में छिपा रहता, वो मुझ पे अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने एक बात का अंदाज़ा नहीं लगाया था। उसने सीधे फ्यूचर आइलैंड पे मिसाइल हमला कर दिया। एक के बाद एक कई मिसाइलें द्वीप पे बरसने लगीं। पूरे द्वीप पे लगातार भयानक विस्फोट होते रहे। लेकिन काफ़ी देर बाद भी मेरा नाम खिलाड़ियों की सूची से गायब नहीं हुआ। कोई यिंगरुई हंस पड़ा। वाह, तुम्हारा बंकर सचमुच कमाल का बना है, लेकिन अब मैं खुद तुम्हें बाहर निकालूंगा। वो अपना विमानवाहक पोत लेके फ्यूचर आइलैंड पहुंच गया। मेरे द्वारा समुद्र में लगाए गए अवरोध इतने विशाल युद्धपोत के सामने बेकार साबित हुए। जल्द ही उसे भूमिगत बंकर का मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई दे गया। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। वो हंसते हुए बोला, अब तो तुम मेरे हाथ से बच ही नहीं सकते। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया। भारी हथियारों से लगातार बंकर के दरवाजे पर गोलाबारी शुरू हो गई। कई दौर की भीषण बमबारी के बाद आखिरकार मुख्य द्वार टूट गया। अंदर जाने वाला रास्ता खुल चुका था। उसी समय
मैंने उसे वीडियो कॉल कर दी। वो मुस्कुराते हुए कॉल उठाता है। कैमरे में अंधेरी सुरंग को देखकर वो व्यंग्य से बोला, अब माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं। उसने अपने सैनिकों को अंदर जाने का इशारा किया। उसे पूरा भरोसा था कि अब वो मुझे ज़िंदा पकड़ लेगा, लेकिन वीडियो कॉल में मैं बिल्कुल शांत बैठा था। मैंने कैमरा घुमाकर अपने पीछे का दृश्य दिखाया। मेरे पीछे अंतरिक्ष दिखाई दे रहा था। मैं मुस्कुराकर बोला, अलविदा। इतना कहते ही धड़ाम! फ्यूचर आइलैंड पे पहले से तैयार रखा गया परमाणु बम फट पड़ा। भयानक परमाणु विस्फोट ने पूरे द्वीप को निगल लिया। कोई भी इंसान अपने शरीर से परमाणु विस्फोट का सामना नहीं कर सकता, कोई यिंगरुई भी नहीं। कुछ ही सेकंड बाद 100 नंबर खिलाड़ी का नाम भी खिलाड़ियों की सूची में धूसर ग्रे हो गया। तेज इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि के साथ सिस्टम ने घोषणा की, विजेता निर्धारित हो चुका है। दरअसल कोई यिंगरुई की टीम में एक खिलाड़ी था जिसकी शक्ति बेहद बेकार लगती थी। वो किसी भी तस्वीर को देखकर ये पता लगा सकता था कि वो तस्वीर कहाँ खींची गई थी। कोई यिंगरुई ने उसी शक्ति का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। उसने कई बार मुझे वीडियो कॉल की ताकि स्क्रीनशॉट लेके मेरी लोकेशन पता कर सके, लेकिन मैंने कभी उसकी कॉल स्वीकार नहीं की। बाद में नए साल की रात मैंने जानबूझकर उसे अपने खाने की तस्वीर भेजी। वो खुशी खुशी उसी तस्वीर से मेरी लोकेशन ट्रेस कर बैठा। उसे लगा आखिरकार उसने मेरा ठिकाना ढूंढ लिया है। उसने इंतज़ार किया जब तक माफिया और ज़ॉम्बी सम्राट दोनों ख़त्म नहीं हो गए। फिर सोचा अब सिर्फ मुझे मारना बाकी है। लेकिन उसे क्या पता था कि मुझे उसकी टीम के हर खिलाड़ी की शक्ति पहले से मालूम थी। वो तस्वीर मैंने जानबूझकर उसे भेजी थी ताकि वो खुद फ्यूचर आइलैंड तक चला आए। असलियत ये थी कि तस्वीर भेजने के तुरंत बाद मैं उस द्वीप को छोड़ चुका था। मैंने सिस्टम से पूछा, जो अतिरिक्त इनाम तुमने मुझे दिया था, क्या अब उसका इस्तेमाल कर सकता हूं? सिस्टम ने जवाब दिया, बिल्कुल। मुझे जो अतिरिक्त इनाम मिला था वो था दुनिया में किसी भी जगह एक बार तुरंत टेलीपोर्ट होने का अवसर। मैं अपने साथ ज़रूरी सामान लेकर सीधे अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गया। पहले सिस्टम ने मुझे पृथ्वी पर लौटने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। मैं आखिरकार घर लौट सकता था। मैंने महसूस किया मेरा शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। मेरे कानों में सिस्टम की अंतिम आवाज़ गूंजी, 99 नंबर खिलाड़ी, बधाई हो। अब आपको वास्तविक दुनिया में वापस भेजा जा रहा है। स्थानांतरण शुरू। 3, 2, 1। मैंने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं। माँ, पापा, मैं वापस आ गया।